दोस्तों इस वीडियो का टॉपिक है मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन। वो किस तरीके से डिक्लाइन हो गए और जिन्हें हम बोलते हैं लेटर मुगल्स। देखें दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, ऑन एन एवरेज आप देखेंगे 18 मुगल बादशाहों ने मुगल डायनेस्टी में रूल किया। अगर आप मुगल्स की बात करें, आप सभी को पता है कि अराउंड 1526 में मुगल डायनेस्टी एस्टेब्लिश होती है। बाबर वॉज द फर्स्ट किंग। बाबर वॉज द फर्स्ट किंग। और आप देखेंगे दोस्तों, द ईयर वॉज 1707। 1707 में जो लास्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल रूलर था उसका नाम था औरंगजेब। ठीक है जी। औरंगजेब दोस्तों अगर आप देखेंगे क्रोनोलॉजी में सिक्स्थ रूलर था, सिक्स्थ। इसके बाद जितने भी रूलर हुए सारे वीक हुए और इन वीक रूलर्स को बोला जाता है लेटर मुगल्स। यानी कि पहले के 6 जो रूलर थे, ठीक है जी, आप देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है जी। ये जो रूलर्स थे आप देखेंगे पहले के, ये 6-7 जो रूलर आपने देखे, ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर थे और इनके डायनेस्टी में आप देखेंगे लगभग लगभग पूरा इंडिया आता था। अराउंड दोस्तों अगर आप 1707 की बात करेंगे, औरंगजेब का जो एम्पायर था, जब औरंगजेब डेथ होती है औरंगजेब की, तो पूरा का पूरा इंडिया ऑलमोस्ट, कुछ कुछ एरियाज को छोड़ दें आप, लगभग ऑन एन एवरेज मान के चल लें कि पूरा का पूरा इंडिया उसके डायरेक्ट कंट्रोल में था मुगलों के। ये बात समझे। लेकिन औरंगजेब के बाद में जितने भी रूलर्स हुए सारे वीक हुए। प्रॉब्लम दोस्तों ये भी होगी एक, देखो आपको पता औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी बड़ी खराब थी। ठीक है। और औरंगजेब के इतने ज्यादा दुश्मन बन चुके थे, आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल एक तरफ पंजाब था, ठीक है जी, पंजाब में सिख थे, एक तरफ मराठास थे। ये दोस्तों दो बड़ी पावर्स थी। एक तरफ राजपूत भी थे क्योंकि इनकी रिलीजियस पॉलिसी खराब थी औरंगजेब की, और इनका आपस में जो है ये पंगा चलता रह रहा था, जिस वजह से इसके बड़े ज्यादा दुश्मन बन गए थे। दूसरी ओर अंग्रेजी जो कंपनियां थी दोस्तों, देखो ये 1707 का टाइम है, दिख रही है आप 1707 का टाइम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि अंग्रेजी कंपनियां आई, जैसे कि 1498 में पोर्चुगीज आ गए, ठीक है जी, और 1664 में आप देखेंगे फ्रेंच आ गए, और इसके बीच में आप देखें सारी की सारी कंपनियां आ चुकी थी। 1608 में इंग्लिश कंपनी भी आ गई थी, यानी कि अंग्रेज भी आ चुके थे। तो अब यहाँ पे बड़ी सारी ऐसी पावर्स थी। औरंगजेब की डेथ के बाद ये सारी पावर्स उभरना स्टार्ट होंगी और ये जो मुगल्स थे इनका डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे और कोई भी ऐसा तगड़ा रूलर नहीं रहेगा जो मुगल डायनेस्टी को बचाए। और वीक रूलर से इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लेटर मुगल बोलते हैं, और इसी को हम डिक्लाइन भी बोलते हैं। अगर आप देख लें, द मुगल रूलर हु केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब नोन एज लेटर मुगल्स, इन्हें हम लेटर मुगल्स बोलते हैं। चलें, later mughals were weak and could not hold the vast mughal empire together. The decline of mughal empire led to rise of many autonomous states और kingdoms। बोलता है कि इनका जब डिक्लाइन हो रहा था तो इसी के चलते आप देखेंगे बड़े सारे और नए किंगडम्स बनना स्टार्ट हो गए और बड़े सारे स्टेट्स बनना स्टार्ट हो गई। और देखेंगे इन सब के ऊपर लास्ट में कब्जा जो जमाएगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, जो हम आने वाले लेक्चर्स में देखते रहेंगे। नाउ पहली बात हमें ये पता चली कि लेटर मुगल्स किसको बोलते हैं। औरंगजेब के बाद वाले जितने भी रूलर्स हैं उनको क्या बोलते हैं, लेटर मुगल बोलते हैं। औरंगजेब की डेथ कब होगी, 1707 में औरंगजेब की डेथ होगी। दोस्तों ये चार्ट देख सकते हैं आप, ये चार्ट, ठीक है। औरंगजेब आप देखेंगे उसके बेटे, यहाँ पे लगभग 5 बेटे आपको दिखाई दे रहे हैं। देन उनके आगे बेटे, ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो जो रूलर्स ने रूल किया है। इसको देख लेना आप पॉज करके 1 मिनट के लिए, वैसे आगे आपको पता लगी जाएगा। चले आगे बढ़े तो दोस्तों, पहला औरंगजेब के बाद में जो रूलर बनता है औरंगजेब का एक बेटा, उसका नाम है बहादुर शाह। क्या नाम है, बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट भी बोलते हैं, शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट भी बोलते हैं, शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। देखो दोस्तों, बाकी भी जो इसमें भाई थे, 5 भाई थे, आपस में इनका वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि कौन अगला रूलर बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों काफी महीनों तक आप देखेंगे वॉर ऑफ सक्सेशन लगने के बाद अल्टीमेटली जो पावर में आता है बंदा वो होता है बहादुर शाह फर्स्ट। चले, आफ्टर औरंगजेब डेथ हिज एल्डेस्ट सन बहादुर शाह बिकेम द एम्परर फॉलोइंग द सक्सेशन वॉर विद हिज ब्रदर्स। ठीक है, चले, ही वॉज 65 ईयर ऑफ एज। जब वो रूलर बनता है, बूढ़ा है, ठीक है, 60 से ज्यादा उम्र थी उसकी, लगभग 65 साल के आसपास। लेकिन ये बंदा थोड़ा फार साइटेड था दोस्तों। ऑलरेडी दुश्मन बहुत है मार्केट में, आप देखें, ठीक है जी, बहुत ज्यादा दुश्मन है। तो इन दुश्मनों को अपीस करने की कोशिश करता, उनके साथ पीस मेकिंग करने की कोशिश करता कौन, बहादुर शाह। देखें क्या करता है, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पीस विद अदर। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बात है, आप देखें, मराठा प्रिंस शाहू फर्स्ट। शाहू अगर आप देखेंगे संभाजी महाराज, छत्रपति मराठा अंपायर, छत्रपति संभाजी महाराज का बेटा है शाहू, ठीक है जी। शाहू जो देखेंगे औरंगजेब के टाइम से इनकी कैद में था। शाहू औरंगजेब के टाइम पे इनकी बैटल हुई थी और उसमें
इनको पकड़ के कैद में रखा गया था। ठीक, अब इन्होंने मराठास के साथ अच्छे रिलेशंस बनाने हैं, तो ये जो कैद में रखा गया था इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है जी, प्रिंस शाहू जो था इन्हें रिलीज कर दिया जाता है मुगल कैप्टिविटी से 1689 में। ठीक है जी, अच्छा सॉरी 1689 से ये कैप्चर में था एंड वाज रिलीज्ड एंड अलाउड टू रिटर्न टू महाराष्ट्र, उसको वापस मराठा अंपायर में जाने दे दिया गया। चले जी, ही ऑल्सो मेड पीस विद राजपूत, राजपूत के साथ भी, जैसे अकबर आप देखेंगे इनके ग्रैंड अगर आप फादर की बात करेंगे तो अकबर ने भी अच्छे रिलेशंस रखे थे सारे राजपूत के साथ। सारा का सारा इंडिया उनके अंदर आप देखें रूल करते हैं। ठीक है, जब हम वो मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा। चलें, तो इन द बिगिनिंग ही ट्राइड टू एक्सरसाइज मोर कंट्रोल ओवर अम्बेर एंड मारवाड़ बट इन द एंड गिविंग अप बाय हाई मनसब। बोलता है ये कि इनिशियली कई मुगल स्टेट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की बहादुर शाह ने, बट अल्टीमेटली देख लिया कि उसने इनको ऑटोनमस कर दिया और क्या इनको हाई मनसबदार बना दिया। ठीक है, मनसबदार रैंक होता है, जब मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, ही ऑल्सो मेड पीस विद सिख, आपको पता है सिख भी बड़े रिवोल्ट कर रहे थे, हमेशा से मुगलों के अगेंस्ट रहे दोस्तों सिख। अगर आप देखेंगे जैसे कि लिखा गया कि गुरु गोविंद सिंह जो है उनको भी हाई मनसबदार, एक हाई रैंक ऑफिसर बनाया था अपनी स्टेट के अंडर बहादुर शाह ने। चलिए, बट लेटर आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। ठीक, और उसके बाद में उनकी जो गद्दी थी, ठीक है, उनकी गद्दी जो संभालते हैं वो थे एक सिख वॉरियर है जबरदस्त, का नाम है बंदा बहादुर। ठीक है, तो बंदा बहादुर के साथ आप देखेंगे इनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं रहते, तो इनकी एक बैटल भी होती है इस पे। ठीक है, बंदा बहादुर के साथ, जिसमें सरहिंद जो है वो रीऑक्युपाई कर लिया जाता है बाय द मुगल। सरहिंद पंजाब में एक टाउन है, आप देखेंगे फतेहगढ़ साहिब डिस्ट्रिक्ट है, फतेहगढ़ साहिब, फतेहगढ़ साहिब। ठीक है, तो आप देखेंगे उसको कैप्चर कर लिया गया बाय द बहादुर शाह। चले, एंड ही डाइड इन 1712, 1712 में इसकी डेथ हो जाती है और एम्पायर जो है पूरा का पूरा रिबेलियस हो जाता है, बड़े सारे छोटे छोटे रिवोल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, रिवोल्ट होने हैं दोस्तों, मेरी बात समझे, अगर देखो सेंटर में रूलर तगड़ा नहीं होगा, पावरफुल नहीं होगा, तो आप देखेंगे रिबेलियंस होने ही होने हैं, लोग विद्रोह करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी, तो सेंटर में अथॉरिटी स्ट्रांग होने की जरूरत होती है अगर पीस, अगर स्टेबिलिटी, अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाए रखना है। तो चलो, पहला रूलर हमने पढ़ लिया औरंगजेब के बाद बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं। बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में दोस्तों आप एक दो बात याद रखें। प्रिंस शाहू को रिलीज कर दिया, मराठा अंपायर के साथ पीस बनाने की कोशिश की, सिखों के साथ पीस बनाने की कोशिश की, गोविंद सिंह के साथ, मिस्टर गोविंद सिंह गुरु जो थे उनके साथ इनका अच्छा ट्रीटमेंट था। ठीक, इसके बाद अगर आप देखेंगे कि इन्होंने बंदा बहादुर जो थे, ठीक है, उनके बाद जो तगड़े वॉरियर हुए उनके साथ इनकी बैटल हुई, सरहिंद को दोबारा से इन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक, ये कुछ बातें हुई बहादुर शाह के टाइम पे, जिसे शाह आलम फर्स्ट भी बोलते हैं। नाउ दोस्तों, अगला रूलर जिसका नाम है जानदार शाह। ठीक है, 1712 से 13 तक ये रूल करता है जानदार शाह। चले जी, इट वॉज नाउ द एरा ऑफ किंग मेकर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्टेड। दोस्तों, जैसे ही आप देखेंगे बहादुर शाह की डेथ होती है ना, इंडिया में एक नया ही एरा स्टार्ट हो जाता है और वो है किंग मेकर्स। किंग मेकर्स का मतलब वो बंदे जो किंग को बनाएंगे, जो उनका फेवरेट बंदा होगा वो किंग वो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ये कौन लोग होते हैं? ये होते हैं दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट पावरफुल नॉबल्स, मिनिस्टर्स जो होते हैं। ठीक है, जब रूलर वीक होता तो पावर मिनिस्टर्स के हाथ में होती है। फॉर एग्जांपल आज ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगा लें, मिस्टर मोदी आप देखें रूल कर रहे, बड़े पावरफुल रूलर है। ठीक है, बहुत पावरफुल रूलर है। अगर आप देखेंगे कि वो वीक हो गए तो सारी की सारी पावर किनके पास होगी? जो आसपास बैठने वाले कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर के पास जब पावर होगी तो सेंटर में जो रूलर होगा वो कभी भी चेंज किया जा सकता है और कभी भी सरकार जो है पलटी जा सकती है। लेकिन जब बड़ा तगड़ा रूलर होगा तब ऐसा नहीं होगा। तो ये टाइम ऐसा था कि रूलर सारे वीक थे और नॉबल्स बड़े ज्यादा पावरफुल थे और उनको बोला गया क्या? किंग मेकर्स। किंग मेकर में पहला नाम आता है दोस्तों जुल्फिकार खान। क्या नाम आता है? जुल्फिकार खान। देखो बहादुर शाह की बात करें, जानदार शाह की बात नहीं कर रहे अभी ना, बहादुर शाह की बात करें। देखो बहादुर शाह के 4 बेटे थे, बहादुर शाह के 4 बेटे थे। अब बहादुर शाह की डेथ होगी, अब 4 बेटों में से एक बंदा रूलर बनेगा। अब इनकी भी लग गई लड़ाई, तो इनकी एक बंदा जो है वो हेल्प लेता है, एक बंदे की इंपॉर्टेंट पावरफुल नॉबल है, उसका नाम है जुल्फिकार। ठीक है नहीं, तो जुल्फिकार द मोस्ट पावरफुल नॉबल ऑफ दैट टाइम, उसकी हेल्प से आप देखेंगे कौन अगला रूलर बनता है? जानदार शाह। इसकी हेल्प कौन करता है? जुल्फिकार शाह। याद रखना, ये देख ले, अगर आप ब्रदर्स देखें जानदार शाह के, और आजिमुस शान, रफीज शान, जहान शाह जिसे मिर्जा अख्तर के नाम से भी जानते हैं,
और जहानदार शाह खुद, ये 4 लड़के थे। चारों में पावरफुल इमर्ज कौन हो गया जुल्फिकार के हेल्प के साथ? जहानदार शाह। अगला रूलर कौन बनता है दोस्तों? जहानदार शाह। औरंगजेब के बाद पहला रूलर बनता है दोस्तों बहादुर शाह, ठीक है जी। अगला रूलर बनता है जहानदार शाह, ठीक है जी। चलो जी, जहानदार शाह। चलते हैं, क्या काम हुए दोस्तों जहानदार शाह के अंडर, कुछ इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं। चले जी। द प्रिंस वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पास्ड इन द हैंड्स ऑफ जुल्फिकार, वही बात बोल रहा है, उसको कोई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान था नहीं, ठीक है जी। और सारे की सारी पावर कौन कंट्रोल कर रहा था? जुल्फिकार कर रहा था। दो जुल्फिकार की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी क्लेवर थी, प्रोग्रेसिव थी, क्योंकि जुल्फिकार आप देखेंगे कौन था, अब इसकी पोजीशन क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। किंग तो जहानदार शाह बन गया, और ये जो नोबल थी इसने हेल्प किया था इसको, और ये क्या बन गया दोस्तों? प्राइम मिनिस्टर बन गया उसका। चले आगे। अब दोस्तों प्राइम मिनिस्टर तो बन गया, और आप देखेंगे जहानदार शाह भी रूल कर रहा है, बट जो जहानदार शाह उसके जो भाई हैं आजिमुशान, जो भाई, ठीक है, उसका एक बेटा है, ठीक, यानी कि जहानदार शाह का भतीजा, जहानदार शाह का भतीजा, नाम है फारूक सियार। दोस्तों फारूक सियार जो है चैलेंज कर देता अपने चाचा की अथॉरिटी को। क्यों? वो बोलता है जी नहीं जी, मेरा पापा जो है वो किंग बनना चाहिए था, मेरे पापा को हरा दिया गया, और वो बोलता है नहीं जी मैं अगला रूलर बनूंगा, और इंपॉर्टेंट नोबल्स दूसरे जो कुछ होते हैं उनको अपने साथ जोड़ लेता है। दोस्तों गुटबंदी चलती है, ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एक ग्रुप में जहानदार शाह है, उसके साथ जुल्फिकार खान है, ठीक। अब दूसरे ग्रुप में इसका भतीजा फारूक सियार है, और फारूक सियार भी अपने साथ इंपॉर्टेंट नोबल्स को जोड़ लेता है जिनका नाम है सैयद ब्रदर्स, ठीक है। ये भी किंग मेकर्स है दोस्तों। चले आगे देखें क्या होगा। जहानदार शाह पोजीशन वाज चैलेंज, किसने चैलेंज किया? फारूक सियार ने, जो अगला रूलर बनेगा। फारूक सियार कौन है? सन ऑफ आजिमुशान। आजिमुशान कौन है? भाई है जहानदार शाह का, ठीक है, यानी कि बहादुर शाह का बेटा है। चलें जी। विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स, ठीक है, अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, ये दो बंदे हैं किंग मेकर है, इंपॉर्टेंट पावरफुल नोबल्स हैं, ठीक है जी। अब ये हो जाते हैं एक तरफ, जुल्फिकार खान एक तरफ। चले जी। एंड दे डिफीटेड जहानदार शाह। दोस्तों सैयद जो ब्रदर्स थे और फारूक सियार के साथ मिलकर इन्होंने जहानदार शाह को हरा दिया। नाउ अगला रूलर कौन बनेगा? अगला रूलर बनेगा दोस्तों फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार। फारूक सियार का जिक्र दोस्तों पिछली वीडियो में, अगर आपको अराइवल ऑफ यूरोपियंस याद होगा, फारूक सियार ने 1717 में एक फरमान इशू किया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने वो वीडियोस देखी, नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, शुरू से आप वो वीडियोस देखना स्टार्ट करें, बड़ी इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलते हैं आगे। फारूक सियार वॉज सपोर्टेड बाय सैयद ब्रदर्स, वो हमने देखा, हुसैन अली एंड अब्दुल्ला खान। दे वर मेड द मीर बख्शी एंड वजीर। दोस्तों एक बंदे को बनाया गया मीर बख्शी, दूसरे को बनाया गया वजीर। देखो वजीर तो आपको पता है पीएम होता है, ठीक है जी। मुगल एम्पायर के अंडर आप देखेंगे पीएम जो है वो वजीर है। दूसरा मीर बख्शी का मतलब होता है जो मिलिट्री हेड होता है ना, यानी कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जिसके कंट्रोल में होता है, आर्मी जिसके कंट्रोल में होती है, वो होता है मीर बख्शी, ठीक है जी। तो एक बंदा यानी कि हुसैन अली को बना दिया गया मीर बख्शी, और अब्दुल्ला खान को बना दिया गया वजीर, याद रखें इंपॉर्टेंट। चले जी, अब ये रूल करना स्टार्ट कर देते हैं फारूक सियार। चले जी, अब कुछ काम देखें फारूक सियार के अंडर में जो होते हैं और वो इंपॉर्टेंट है। चले, अंडर हिम मुगल सॉ ए victory over Sikhs whose leader Banda Bahadur Shah was taken prisoner at Gurdaspur and later executed at Delhi. Very important point दोस्तों। देखो आपको पता है इससे पहले जो रूलर था जहानदार शाह, ठीक है, बहादुर शाह से बाद में जहानदार शाह। जहानदार शाह के टाइम पे आप देखेंगे बंदा बहादुर के साथ कुछ लड़ाइयां हुई थी, और बंदा बहादुर से सरहिंद को कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन बंदा बहादुर हाथ नहीं आए थे उस वक्त, बंदा बहादुर हाथ नहीं आए थे। बट फारूक सियार के अंडर आप देखेंगे बंदा बहादुर जो ग्रेट मिलिट्री जनरल था, कमांडर था सिख फोर्सेस का, वो उनको पकड़ लिया जाता है, और बाद में दोस्तों उनको एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है, उनकी शहादत भी हो जाती है, और उनको आप देखेंगे मार दिया जाता है। चलिए जी, 1717 में ही ग्रांटेड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैनी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस इंक्लूडिंग द एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, हमने भी देखा। 1717 में एक फरमान इशू करता है, किसको दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अभी दोस्तों पैरेलल लेके चलना, अभी की जो लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, आप समझिए इस वक्त अंग्रेज भी लगे हुए हैं, अपना वो बिजनेस कर रहे हैं। अभी आने वाले टाइम में वो सारी लड़ाइयाँ उन्हीं के साथ होनी है, सारा पंगा उन्हीं के साथ चलना है। अभी तो मुगलों का डिक्लाइन हो रहा है, आप देख रहे हैं किस तरीके से कोई भी तगड़ा रूलर आ नहीं पा रहा जो अच्छे से रूल कर पाए, कोई रूलर नहीं आ रहा है। आ रहे हैं 2-4 साल में जा रहे हैं, आ रहे हैं 2-4 साल में जा रहे हैं, और आ रहे हैं तो इनको लाने वाला कोई और है, किंग मेकर कोई और है। पहले जुल्फिकार खान, नाउ सैयद ब्रदर्स, ठीक है। तो ये क्या चल रही है? कठपुतली या
रूलर तो इनके हाथ की, तो पावरफुल रूलर है नहीं कोई भी। चले आप देखेंगे आगे, असैसिनेशन ऑफ फारुखसियार, सॉरी, असैसिनेशन ऑफ फारुखसियार। असैसिनेशन मतलब एग्जीक्यूशन। फारुखसियार को भी दोस्तों मार दिया जाता है। फारुखसियार को कैसे मार दिया जाता है मैं बताता हूँ। मारता कौन है? सैयद ब्रदर ही मारते हैं, सैयद ब्रदर ही मारते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अब देखो फारुखसियार जो है रूल कर रहा है, बहुत बढ़िया, चलो जी रूल कर रहा है। फारुखसियार जो रूल कर रहा है और किसकी हेल्प के साथ कर रहा है? सैयद ब्रदर। दोस्तों बाकी जो नोबल्स थे वो जलने लग गए। बाकी नोबल्स क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं भाई, इनकी पोजीशन बढ़ रही है, सैयद ब्रदर आगे जा रहे हैं, हम पीछे रह गए। तो दोस्तों एक कॉन्स्पिरेसी सी चलने लगी, ठीक है जी, कॉन्स्पिरेसी सी चलने लगी, एक दूसरे के खिलाफ दूसरे को भड़काना स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। इसी के चक्कर में आप देखेंगे एज सैयद ब्रदर जो होते हैं, ये जो किंग है हम इस वक्त फारुखसियार, इसी का असैसिनेशन करवा देते हैं, इसी को कत्लेआम करवा देते हैं, इसको मरवा देते हैं और दूसरे बंदे को किसी को तख्त पे बिठा देते हैं। देखिए द फेट वॉज द सेम फॉर द किंग टू एज हिज ear were poisoned against the nobles, कान भर दिए गए nobles के against, but in the end Sayyid brother themselves deposed and killed him. After this they brought two successive emperors, दो बोल रहा है एक के बाद एक emperor को गद्दी पे बिठाया, कुछ टाइम के लिए दोस्तों आए वो और चले गए। अल्टीमेटली जो थोड़ी देर तक स्टेबलाइज होता है वो रूलर बनता है मोहम्मद शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोहम्मद शाह। आपके काम का दोस्तों देखो, औरंगजेब, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह, बहादुर शाह के बाद जानदार शाह, जानदार शाह के बाद आप देखेंगे फारुखसियार, किसकी मदद से? सैयद ब्रदर की। नाउ फारुखसियार के बाद अगला इंपॉर्टेंट रूलर जो हमारे काम का जो पेपर में भी आ सकता है उसका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, देखो दोस्तों मोहम्मद शाह की बात करें 1719 से 1748, 1748 तक रूल करता है मोहम्मद शाह। दोस्तों मोहम्मद शाह को एक टाइटल दिया जाता है रंगीला। रंगीला क्यों है? ये रंगीला था, इसके काम ही रंगीले हैं। रंगीले क्या? मौज मस्ती लूटने वाला बंदा, काम काज का इसको कोई ध्यान नहीं है, समझ रहे हैं आप? बस मौज मस्ती लूट रहा है ये, इतनी मौज मस्ती लूटेगा कि बाहर से अटैक होएगा इसके ऊपर, रोक नहीं पाएगा, हार जाएगा नादिर शाह से। अभी हम देखेंगे रंगीला क्यों। ही वॉज फॉन्ड ऑफ लग्जूरियस लाइफ, म्यूजिक, डांस, अल्कोहलिक, विमेन, एनिमल फाइट, बस मौज मस्ती लूटने वाला बंदा ये, ठीक है, नजारे ले रहा है, नजारे जिंदगी के। चलो जी, तो इसलिए नाम क्या दिया? रंगीला। आपको पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर इज टाइटल्ड एज, किसको ये टाइटल दिया जाता है? रंगीला। तो कौन है? मोहम्मद शाह। चले जी, देन आप देखें द एम्पायर फेल इनटू टोटल डिसएरे ड्यूरिंग हिज एम्पायर। डिसएरे का मतलब टूटना स्टार्ट हो गया, डिसऑर्गेनाइज होना स्टार्ट हो गया, टुकड़े हो गए इसके। एंड दिस लेड टू बर्थ ऑफ न्यू स्टेट्स व्हिच वर क्रिएटेड डेप्यूटीज ऑफ द एम्परर। बोल रहा है इतना ज्यादा कमजोर हो जाएगा स्टेट कि नई स्टेट बनना स्टार्ट होगी। पूरा का पूरा टॉपिक है हमारा दोस्तों, अगला टॉपिक पढ़ेंगे एमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। बंगाल, अवध, ये सारी नई स्टेट्स बन के आएंगे सामने, हैदराबाद, ठीक है। चले मोहम्मद शाह के टाइम पे दोस्तों एक बड़ी खास बात होती है, एक बैटल, वो है बैटल ऑफ करनाल। बैटल ऑफ करनाल क्या है? इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह। आपको पूछेगा बैटल ऑफ करनाल बताओ किन दोनों रूलर्स के बीच में हुई, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। कौन मुगल रूलर था बैटल ऑफ करनाल में? तो आप देखेंगे मुगलों की तरफ से मोहम्मद शाह। नाउ नादिर शाह की बात करते हैं दोस्तों। नादिर शाह एक घुसपैठ था, इन्वेडर था, इंडिया में इन्वेड करता है 1738 में, 39 के आसपास में, मतलब इस टाइम में। कहां से आया था? पर्शिया से। दोस्तों पर्शिया आज का मॉडर्न डे ईरान है, इसका जो एम्पायर था वो पर्शिया ही था, पर्शिया से आया दोस्तों, ठीक है। एंड फॉट बिटवीन नादिर शाह एंड मोहम्मद शाह। बैटल ऑफ करनाल की बात चली। करनाल कहां पे? आज का हरियाणा में है। तो यहां पे दोस्तों ये बैटल होती है जिसमें मुगलों को हरा दिया जाता है बाय द नादिर शाह। और दोस्तों ये इतनी तगड़ी हार होती है, आप देखेंगे बड़े सारे इसके आफ्टर मैथ्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। आइए देखते हैं, ठीक। नंबर 1 इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ये देखें। नंबर 1 दोस्तों, इसने खूब पैसा लूटा, खूब आया ही पैसा लूटने था, खूब पैसा लूटा दोस्तों। पैसा लूटने की अगर बात करते तो फेमस कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड फेमस, आज भी इंग्लैंड के पास है, देन ये बाद में अंग्रेजों के हाथ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोहिनूर डायमंड जो है दोस्तों ये ले जाता है, करोड़ों रुपए का डायमंड है। पीकॉक थ्रोन, पीकॉक थ्रोन देखेंगे आप दोस्तों, एक तख्त है, इसको बोला जाता है तख्त तौस, तख्त तौस। दोस्तों मुगल बादशाह शाहजहां ने इसको कमीशन करवाया था, और आने वाले जितने भी रूलर्स थे ये इसके ऊपर बैठा करते थे, ठीक है जी, इसके ऊपर बैठा करते थे। देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल ये थ्रोन था जिसमें रूलर जो है ये बैठता था, ठीक। तो ये भी अपने साथ ले गया। दूसरा, लगभग दोस्तों अगर आप इसकी लूट की बात करें, ऑन एन एवरेज हिस्टोरियन एक एस्टिमेट निकालते हैं, लगभग 75
70 से 75 करोड़ रुपया जो है इसने यहां से लूटा। बहुत बड़ी अमाउंट है दोस्तों, ठीक है, जिसमें से 30-35 करोड़ रुपया तो कैश ही था, कैश। बाकी सारे गोल्ड ज्वेलरी ये वो अलग चीज थी, कैश की बात चल रही है, ठीक है। आगे चलें। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या हुआ दोस्तों, द मुगल। मेरी बात समझो, देखो मुगल जो है दोस्तों, नाम अपने आप में जब मुगल बोलते हैं उस टाइम पे, इसका मतलब है दिल्ली का बादशाह। इंडिया की सबसे बड़ी पावर कौन है, मुगल्स। अब दोस्तों कोई बंदा बाहर से आया, नादिर शाह आके सीधा इतनी बड़ी पावर को हरा गया, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कोई नहीं दोस्तों। इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर। ये बाकी जितनी भी आसपास की पावर थी, ये मुगल जो एम्पायर था उसकी वीकनेस को दिखाया, कितने वीक है यार। देखो कोई भी बंदा बाहर से आया, हरा के चला गया, तो वीकनेस दिखाई इनको, ठीक है नहीं। टू मराठाज एज वेल एज टू द फॉरनर्स, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सारी पावर्स जो थी, इन्होंने देखा यार हम तो ऐसे डर रहे थे, हमने सोचा बड़े पावरफुल होंगे मुगल, ये तो पावरफुल है ही नहीं, कोई भी आया इनको हरा के चला गया। तो दोस्तों ये जो लोग थे, इनकी एस्पिरेशन बढ़ने लगी। चलें दूसरा, एक और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट, नासिर अल्लाह मिर्जा कौन है, नादिर शाह का बेटा है दोस्तों। ये शादी कराई जाती है प्रिंसेस ऑफ मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह की एक बेटी के साथ इसकी शादी कराई जाती है, यानी कि मैट्रिमोनियल रिलेशन जो है इनके बनाए जाते हैं। और इन्हीं सभी के चलते आप देखेंगे दोस्तों, जब मुगल वहां पे हार जाएंगे, तो जो दूर दराज के इलाकों में जो स्टेट्स होंगे, जो सूबेदार होंगे, इनके जो गवर्नर होंगे, वो अपनी स्टेट बना लेंगे इंडिपेंडेंट। जैसे कि आप देखेंगे न्यू स्टेट बनेगी, पूरा टॉपिक पढ़ना हमें इसके ऊपर, हैदराबाद, अवध एंड बंगाल, ठीक है जी। तो ये नई स्टेट्स बन जाती है, और भी बड़े सारे स्टेट बनती है, बट मोहम्मद शाह के टाइम पे ये 3 स्टेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट, याद रखें। मोहम्मद शाह के टाइम पे ये 3 स्टेट्स उभर के सामने आती हैं, कौन कौन सी, हैदराबाद, अवध और बंगाल। वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़ाऊंगा इसके बारे में आपको अगले लेक्चर में दोस्तों। चलो जी, इसके बाद अगला रूलर है अहमद शाह, कुछ नहीं पढ़ना आपको, छोड़ दें इसके बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है आलमगीर, 1764 से 59। दोस्तों आलमगीर के टाइम पे आप देखेंगे अहमद शाह अब्दाली, अफगानिस्तान का रूलर। मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह, नाउ आलमगीर सेकंड के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से दोस्तों बड़ी बार अटैक करता है इंडिया में, आता है पैसा लूटता है, आता है पैसा लूटता है, आता है पैसा लूटता है, जाता है। देखें यहाँ पे 48, 70, 49, 52, 6, 7, 59, इन सब टाइम में ये आता है, बार बार लूटता है। और उसी के टाइम पे दोस्तों फेमस बैटल होती है, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी इसके साथ नहीं होती, अहमद शाह अब्दाली के साथ नहीं होती, ये आप देखेंगे दोस्तों बंगाल का जो नवाब होगा, ठीक है, और वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम अलग से पढ़ेंगे, राइज ऑफ ब्रिटिश पावर में ये बैटल पढ़ेंगे, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है दोस्तों। चलो जी, और दोस्तों आप देखेंगे जब अहमद शाह अब्दाली इतने ज़्यादा इन्वेड कर रहा था, तो आप देखेंगे मुगल जो थे अपना कुछ एरियाज अफगानों से हार जाते हैं, जैसे कि पंजाब किसके कब्जे में चले जाता है, अफगानों के कब्जे में चले जाता है। और दूसरी ओर मराठास जो हैं, ठीक है, ये मालवा और बुंदेलखंड को कैप्चर कर लेते हैं मुगलों से, पहले मुगलों के अंडर था, नाउ ये कैप्चर कर लेते हैं। चलें दोस्तों, ठीक है। अगला रूलर आप देखेंगे शाह आलम सेकंड, अली गौहर के नाम से जानते हैं, 1759 से 1806, यही लास्ट हमें पढ़ना है। इसके बाद भी दोस्तों 1857 तक नो डाउट मुगल रूल कर रहे थे, सिर्फ नाम का, सिर्फ बोल रहा है ये मुगल बादशाह, बस पावर कोई नहीं, पावर ईस्ट इंडिया कंपनी एंजॉय कर रही थी, ठीक है। चलो जी, सक्सेसर्स वर एम्परर ओनली इन नेम, बीइंग पर्पसेस इन हैंड ऑफ द ओन नोबल्स एंड मराठास और द इंग्लिश। बोल रहे सिर्फ नाम के थे, रियल पावर किनके हाथ में थी, मराठास के हाथ में थी, रियल पावर इंग्लिश के हाथ में थी, इनके हाथ में कोई भी पावर नहीं होती थी। शाह आलम सेकंड के बारे में आप 2-4 बातें याद रख लें। इसके ही टाइम पे 2 इंपॉर्टेंट बैटल होती है, एक तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, मराठास के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होगी, इसको भी पढ़ेंगे हम अलग से। और बैटल ऑफ बक्सर, अगेन ये बंगाल में होगी, ठीक है, बंगाल में होगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको फिर से हराएगी। इस बैटल का तो पार्ट शाह आलम भी होगा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब मुगलों को ही हरा देगी दोस्तों। मुगलों को हराने के बाद इनकी पावर इतनी बढ़ेगी, आप देखेंगे अब इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, भाई देखो जब मुगलों को हरा दिया, सबसे बड़ी पावर को हरा दिया। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो अभी आज की मेन जो गवर्नमेंट चल रही है वो बीजेपी चल रही है, 2023 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बीजेपी पावर में है। अब मान लो कोई छोटी सी पार्टी आए, फॉर एग्जाम्पल के लिए आम आदमी पार्टी, ठीक है जी, छोटी पार्टी है अभी, ठीक है, उतनी बड़ी पार्टी नहीं है, तो आम आदमी पार्टी मान लो बीजेपी को हरा दे, सबसे ज्यादा अपनी सीट्स ले लें, तो दोस्तों अचंभे की बात होगी, इनका जो लेवल होगा कॉन्फिडेंस का वो कहां तक जाएगा।
तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी लेवल जो था दोस्तों कॉन्फिडेंस का वो बहुत बड़ा। दोस्तों इन्होंने पैसा लूटना स्टार्ट किया क्योंकि बंगाल इनके हाथ में लग जाएगा, बंगाल के ये नवाब बन जाएंगे, खुद पैसा इकट्ठा करेंगे, टैक्स इकट्ठा करेंगे और आप देखेंगे देखते ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का मास्टर बन जाएगी, इंडिया को कॉलोनाइज कर लेगी। ये हम देखेंगे अगली वीडियो में किस तरीके से नई स्टेट्स इमर्ज होंगी और ब्रिटिशर्स का राइस होगा, राइस ऑफ ब्रिटिश। वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अगर आपका दिल करता है ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।